हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चाहे हम सीटेट की बात करें या टेट की बात करें, तो जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं तो ये हमारा उसका 5वां पार्ट है। मतलब 2021 तक जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, सभी जो है प्रश्न आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं थ्योरी प्लस MCQs प्लस मॉक टेस्ट के, तो आप जो है मेरे नंबर 78 49 88 0187 पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करेंगे आज के 15 प्रश्न। और बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये हमारे। आप इनको देख रहे होंगे, ये कौन है? घंटी लिए हैं, ये कुत्ता है, तो इसके मतलब ये आपके पावलाव हैं। कौन है? पावलाव हैं। पावलाव ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, यानी CR थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न हमारा पहला, वह मापिनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी जुड़ा होता है कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो देखिए, मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर या 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो इनमें से परम शून्य किसके साथ लगा होता है? तो ये होता है आपका अनुपात मापिनी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? इदम, अहम, पराअहम या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तो देखिए, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए थे। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। इन्होंने जो है मन के आधार पर 3 अवधारणाएं और दी, जो थी इड यानी इदम, ईगो यानी अहम और सुपर ईगो यानी पराअहम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? इदम में, अहम में, पराअहम में या इनमें से किसी में नहीं? तो ये होता है आपका पराअहम में। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होलजिंगर। बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। तो देखिए, ये हैं आपके वाटसन महोदय। वाटसन महोदय कहते हैं मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। वाटसन जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की है। ठीक है। और व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था, जहां पर इन्होंने इस कथन की व्याख्या की थी। अगला है, ध्यान आकर्षित होने से की प्रमुख भूमिका होती है, यानी ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता बहुत ही महत्व रखती है। ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ ज़मीन पर पड़ी हुई है, वो बड़ा भद्दी हो, ठीक है, तो उस तरफ जो है हमारा ध्यान नहीं जाएगा। एक बार सोचेंगे छोड़ो उस चीज़ को। लेकिन अगर कोई चमकती हुई चीज़ धरती पर पड़ी होती है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जरूर जाएगा। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दीपन की तीव्रता सबसे महत्व रखती है। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा?
तो देखिए शिक्षण जो है ये छात्र में रुचि उत्पन्न नहीं करता है, न सहानुभूति करता है, न समान दृष्टि करती है प्रेरणा। देखिए मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है, अगर कोई हमें मोटिवेट कर दे, अच्छी बातें बता दे कि आप इस तरीके से इस काम को करेंगे तो आप उस काम को कर लेंगे, तो मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ही महत्व रखता है हमारी लाइफ में। ठीक है, लिखा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। ये किसने कहा है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन है गेट्सवानी का, मॉर्गन और गिरीलैंड, स्किनर या क्रॉनबेक का? तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका गेट्सवानी का। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है। देखिए जब भी हमें कोई क्लास में या कोचिंग में पढ़ाने आएगा तो वो गेट के अंदर कैसा आएगा? वो अनुभव प्राप्त किया हुआ होगा और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, गेट्स व अन्य। जैसे ही आता है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यानी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वही होगा और वही हमें पढ़ाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, और गेट के अंदर वही आएगा जो पढ़ा लिखा और अनुभव प्राप्त किया हुआ होगा। अगला है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? तो आप सभी को पता होगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का पहला सफल बुद्धि परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण तैयार किया था। अगला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, युंग, मन या आल्पोर्ट ने? तो ये किए हैं युंग महोदय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है ये अधिगम का सिद्धांत है, ना कि विकास का। ठीक है, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये आपके विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? गैसल, हर्लाग, मेरिडिथ या नन का? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह है हर्लाग महोदय का। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए विकास जब होता है तो वह नई विशेषताओं और नवीन योग्यताओं पर लाक लगा देता है। ठीक है, हर लाक में लाक आता है। अगला है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो देखिए शारीरिक विकास, मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है वो अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है, अनियमित होता है। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में जो बालक होता है उसमें विकास की दर जो होती है, शारीरिक विकास की दर, वो बहुत तीव्र होती है। वही बात करें बाल्यावस्था की, तो इसमें जो गति होती है सीखने की या शारीरिक विकास की, वो थोड़ा धीमे होती है। सीखने की नहीं, शारीरिक विकास की धीमे होती है। लेकिन किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास की गति होती है वो फिर से तीव्र हो जाती है। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम, यानी आपका बी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। देखिए, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत किसने दिया है? तरल ठोस सिद्धांत। तो इसके याद रख सकते हैं तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान, यानी तरल ठोस सिद्धांत जो दिया है, ठोस केतली में तरल चाय, ठोस केतली में तरल चाय, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ठोस केतली है, मतलब केतली मतलब कैटल, और तरल इसमें क्या है? चाय है। तरल आपका ये आ गया, क्रिस्टली को मान लीजिए ठोस। तो तरल चाय जो है ठोस केतली में, तो ठोस केतली में तरल चाय, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है। बहु जब हम लेने जाते हैं तो बालों में डाई करके लेने जाते हैं, अगर हम बूढ़े हो जाते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। पदानुक्रमिक बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो दिया है फिलिप बर्नन। ठीक है। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? जब हम अपने में शर्ट, जो हमारी शर्ट होती है उसमें जो बटन लगाते हैं, वर्णन को मान लीजिए बटन, तो जो उसमें बटनें लगाते हैं वो क्रम से लगाते हैं। अगर क्रम से नहीं लगाएं तो ऊपर नीचे हो जाती हैं, आपको फिर पता होगा। अगला है, गोलमैन निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन जो है ये संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कहा जाता है जो हमारा जो है बुद्धि लब्धि होता है वो हमारे किसी भी मतलब कार्य को करने के लिए 20% योगदान देती है, और 80% योगदान देती है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के 6 स्तर बताए गए हैं। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें से आपका ज्ञान जो है ये संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है इसका प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नोट्स लेना चाहते हैं तो 78 49 88 0187 पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।